नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी और मैं हूं आपके साथ आरती गहलोत। रुक करते इस वक्त की तमाम बड़ी खबर से। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने मीडिया के सवालों पर कहा कि बीजेपी और जेडीयू नई परंपरा शुरू करने वाली है। पीएम मोदी कहते हैं कि 70 साल से कुछ नहीं हुआ, तो क्या उन्होंने अपने कार्यकाल में पूरा देश बसा दिया है? पहले जिसका भी राज रहा, अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो किसने काम किया? हम इस परंपरा का विरोध करते हैं। परंपरा शुरू हो रहा है, बीजेपी जदयू वाला परंपरा शुरू कर रहा है नया। तो आने वाला पीढ़ी देखेगा, रिकॉर्ड देखेगा, फाइल देखेगा, क्या हुआ नहीं हुआ। कैसे माननीय नरेंद्र मोदी जी कहता है 70 साल से कांग्रेस कुछ नहीं किया, तो 14 साल में सब देश बसा दिए हैं। क्या नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार बिहार बसा दिए हैं? पहले के लोग मुख्यमंत्री नहीं किया, जिसका राज रहो नहीं किया तो कौन किया? 20 साल में कर दिए थे का पूरा बिहार बसा दिए थे हर चीजें। और 70 साल में वो बसा दिया, 14 में आए थे। काला बिल्ला लोग लगा के आए बा। नफरत है हम लोग का, हम लोग विरोध करते हैं कि इस तरह का परंपरा नहीं शुरू करी। परंपरा शुरू हो रहा है, बीजेपी जदयू वाला परंपरा शुरू कर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण पर सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा है कि 4 साल बाद जो नौजवान सेवानिवृत्त हो जाएंगे, आखिर उनके भविष्य का क्या होगा? इस बात की कहीं कोई स्पष्ट जिम्मेदारी या गारंटी है क्या? प्रधानमंत्री को कम से कम सेना जैसे संवेदनशील मुद्दे को बहुत गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ लेना चाहिए। समाज सेवा की पार्टी का मानना है कि जो पुरानी भर्ती योजना थी वही बेहतर थी। 4 साल बाद जो नौजवान रिटायर हो जाएंगे, आखिर उनका भविष्य क्या होगा? इस बात का कहीं कोई स्पष्ट जिम्मेदारी गारंटी है क्या? इसे प्रधानमंत्री जी को कम से कम सेना जैसे संवेदनशील मामले को बहुत गंभीरता के साथ और बहुत जिम्मेदारी के साथ और उनके भविष्य को साथ, उनके सम्मान, स्वाभिमान और आत्मबल को बचाते हुए सोचना चाहिए। इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि जो पुरानी स्कीम थी सेना की भर्ती की, वही शानदार थी, वही बेहतर थी। उसी स्कीम से निकल के, उसी भर्ती प्रक्रिया से लोग निकल के लोगों ने देश के गौरव को बढ़ाया, सम्मान को बढ़ाया, स्वाभिमान को बढ़ाया, देश की रक्षा की है। 4 साल। तो चलिए अब अगली खबर की ओर बढ़ते हुए बात करते हैं अग्निपथ योजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर। In fact, the professional reputation of the Indian Army is extremely high around the world. It's considered one of the most professional armies in the world. And to maintain that professionalism is in the interest of the entire nation. Now, when you create a... तो चलिए खबर में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अग्निपथ योजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर। शशि थरूर ने कहा है कि भारतीय सेना की पेशेवर प्रतिष्ठा दुनिया में बहुत ऊंची है। इस पेशेवरता को बनाए रखना पूरे देश के हित में है। जब आप ऐसी स्थिति बनाते हैं जहां सैनिकों को 6 महीने तक प्रशिक्षण किया जाता है और फिर 3-4 साल तक की सेवा दे सकते हैं, इससे आप भारतीय सेना के प्रशिक्षण और पेशेवर गुणवत्ता को कम कर रहे हैं। इसका एकमात्र कारण पेंशन के लिए पैसे बचाना है। Soldiers can be trained for 6 months and then serve for 3 or 4 years. What you're doing but diluting the quality of training and professional opportunities available to the Indian Army. I believe it's deeply damaging. The only rationale for it is indeed to save money on the pension, and therefore I think that the Congress stands justified in its insistence that we will scrap the scheme when we come to power. In fact, the professional reputation of the Indian Army is extremely high around the world. It's considered one of the most professional armies. कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मीडिया के सवालों पर कहा है कि देश की संसद में सीधा सवाल पूछा गया है कि सरकार एमएसपी का कानून लेकर आएगी या नहीं। जुलाई 2022 से 2024 तक एमएसपी का कानून लाने के लिए जो कमेटी पीएम मोदी ने बनाई थी, उसकी रिपोर्ट कानून बनाने के लिए आई या नहीं? देश के कृषि मंत्री ने इसका जवाब झूठ की जलेबी में ठुकरा दिया। कृषि मंत्री और मोदी सरकार ने 72 करोड़ अन्नदाता किसान मजदूरों का अपमान संसद के पटल पर किया है। संसदीय इतिहास में
देश के अन्नदाता किसान और खेत मजदूर के लिए आज काला दिन है। सीधा सवाल देश की संसद में पूछा गया कि एमएसपी का कानून सरकार लेकर आएगी या नहीं लेकर आएगी। सीधा सवाल पूछा गया कि जुलाई 2022 से 24 तक वो कमेटी जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाई थी एमएसपी का कानून लाने की, उसकी रिपोर्ट की सिफारिश कानून बनाने के लिए आई या नहीं आई। सीधा सवाल पूछा गया कि किसान को स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक C2 प्लस 50% यानी कॉस्ट प्लस 50% का मुनाफा कब मिलेगा। इन तीनों का जवाब केवल और केवल झूठ की जलेबी में देश के कृषि मंत्री ने ठुकरा दिया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मोदी सरकार ने आज 72 करोड़ अन्नदाता किसान और मजदूर का घोर अपमान संसद के पटल पर किया। कृषि मंत्री और मोदी सरकार ने आज लाखों किसान जो दिल्ली के दरवाजे पर न्याय की गुहार लेकर दस्तखत लगाते रहे, 700 किसान शहीद हो गए। आज उनकी शहादत का अपमान देश के हर उस किसान का जिसने फांसी का फंदा चूम लिया, आज उस हर किसान की शहादत का, मजदूर की शहादत का अपमान मोदी सरकार और कृषि मंत्री शिवराज चौहान ने किया है। दुर्भाग्य यह है कि वो व्यक्ति जिसने मंदसौर में किसानों के सीने पर गोलियां चलाई थी, किसानों के खून से मध्य प्रदेश की धरती को लाल कर दिया था, आज उसी व्यक्ति को देश का कृषि मंत्री बना रखा है। साफ तौर से मोदी सरकार ने, देश के कृषि मंत्री ने एमएसपी का कानून बनाने से इनकार कर दिया। साफ तौर पर लागत जमा 50% मुनाफा जो वादा कर मोदी सरकार सत्ता में आई थी, उससे इनकार कर दिया। हम क्या कह रहे थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और विपक्ष के सारे साथी केवल और केवल एक सवाल पूछ रहे थे, एमएसपी का कानून सरकार लेकर आएगी या नहीं लेकर आएगी। और कृषि मंत्री एमएसपी के नाम पर जलेबी का खेल खेल रहे थे। ये तिरस्कार है, घोर अपमान है अन्नदाता किसान का भी, गरीब मजदूर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने मीडिया के सवालों पर कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद अव्यवस्था और भ्रष्टाचार का किस तरह बोलबाला हो गया है, वो पूरे देश को दिखाई दे रहा है। समाज के सबसे वंचित वर्गों के लिए विकास के लिए आय धन का इस्तेमाल भ्रष्टाचार के जरिए राजनीति और व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जा रहा है। देखिए, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आने के बाद अव्यवस्था और भ्रष्टाचार का इस कदर बोलबाला हो गया है, वो पूरे देश को दिखाई पड़ रहा है। इससे पूर्व अनुसूचित जाति के लिए निर्धारित फंड में से भारी संख्या में उसे कांग्रेस ने अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए उस तथाकथित गारंटी में डाइवर्ट कर दिया। आज एक अत्यंत गंभीर विषय जो राज्यसभा में वहां राज्यसभा सदस्य राणा क्राडी जी ने उठाया, 267 के नोटिसेज चेयरमैन साहब ने नहीं माने थे, परंतु यह विषय जिस समय शून्यकाल में उठा तो विषय यह था कि अनुसूचित जनजाति के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, महर्षि वाल्मीकि शेड्यूल्ड ट्राइब्स डेवलपमेंट कोऑपरेशन में 187 करोड़ रुपए गलत तरीके से निकालने का, जिसमें से 89 करोड़ रुपए निकाले जा चुके हैं। और उल्लेखनीय बात यह है कि समाज के सबसे वंचित वर्ग के विकास के लिए गए पैसों को भ्रष्टाचार के द्वारा राजनीतिक और व्यक्तिगत हितों में उड़ाने का बहुत गंभीर, संवेदनशील और वेदना देने वाला विषय है। उससे ज्यादा कष्टकारक यह है कि कांग्रेस के सदस्यों ने इस पर इतना ज्यादा वितंडावाद किया, इतना व्यवधान उत्पन्न किया कि 0 आवर में जो 3 मिनट का समय मिलता है सदस्य को बोलने में, उनको 3 मिनट बोलने के लिए 35 से 40 मिनट तक इंतजार करना पड़ा, क्योंकि हर वाक्य के ऊपर वो निरंतर व्यवधान कर रहे थे। तो हम ये डिमांड करते हैं कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने अनुसूचित जनजाति के इस फंड में और अनुसूचित जाति के फंड में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार किया है, इसकी उच्च स्तर से जांच हो। और चूंकि इसमें संलिप्तता मंत्री की है, वो इस्तीफा भी दे चुके हैं, इसमें मुख्यमंत्री को भी इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए।
देखिए, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आने के बाद अव्यवस्था और भ्रष्टाचार का इस कदर बोलबाला हो गया है, वो पूरे देश को दिखाई। इधर हिमाचल प्रदेश के मंडी बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने संसद के सदन में केंद्र की ओर से पेश किए गए बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मंडी से जो पुरानी कला है वह गायब होती जा रही है। मंडी और हिमाचल की विलुप्त होती हुई पुरानी रीतियों को वापस लाने के लिए प्रयास किए जाएं। साथ ही कंगना ने कहा है कि जितना काम 10 सालों में हुआ है उतना काम आजादी के 60 सालों में भी नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी धन्यवादी हूँ कि आज मुझे आपने 2024 के इस बजट में अपने विचार रखने का अवसर दिया है और साथ ही मंडी क्षेत्र की जनता जिन्होंने मुझे अपना प्रतिनिधि चुनकर यहाँ उनके पक्ष की बात रखने का मौका दिया है, उनकी भी आभारी हूँ। ये जगह मेरे लिए बहुत नई है, मैं एक नई सांसद हूँ, मगर मुझे इस बात का आभास है कि ये जो 18वीं लोकसभा है ये कोई सामान्य लोकसभा नहीं है। इस लोकसभा का जो चुनाव हुआ है उसमें हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर पिछले 60 सालों का जो रिकॉर्ड तोड़ा है, उसके लिए हम सब उन्हें जो है वो हार्दिक बधाई देते हैं। साथ ही बधाई के पात्र हैं हम सब भारतीय जनता पार्टी के लोग जिन्हें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मैं ये भी मानती हूँ कि हमारे भारतवर्ष की जनता जिन्होंने एक स्थिर, सहज और सफल सरकार को चुना है और एक संकल्प को चुना है, वो भी बधाई के पात्र हैं। महोदय जी, हम सब जानते हैं कि आज से 10 साल पहले हमारे देश की अर्थव्यवस्था का क्या हाल था। आज से 10 साल पहले हमारी संघर्षशील जो एक चरमराती और एक लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था जो कहीं 11वें 12वें नंबर पर थी और सारा देश जो है उसको लेकर चिंतित रहता था, पिछले 10 सालों में वो अर्थव्यवस्था 11वें से 5वें नंबर पे आई है और बहुत तीव्रता से जो है 3रे नंबर की तरफ जा रही है। ये जो 2024 का बजट है ये सब वर्गों को जो है वो शक्ति प्रदान करने वाला बजट है। इस बजट से जो है वो हमारी अर्थव्यवस्था को भी तीव्रता मिलेगी महोदय जी। और जो हमारा 2047 का जो संकल्प है कि विकसित भारत का जो संकल्प है, हम प्रथम इकोनॉमी बनेंगे, वो भी इस बजट से हम पूरी उम्मीद है एक कदम हम उस संकल्प के जो है वो करीब जाएंगे। महोदय जी, पिछले साल हमारे हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ा प्राकृतिक संकट आया, एक बहुत बड़ी बाढ़ आई जिससे ना जाने कितने जन, धन, पशु, जमीन की हमारे लोगों को जो है वो हानि हो गई। लेकिन दुख की बात यह है कि अभी भी हमारा हिमाचल प्रदेश जो है उस त्रासदी के प्रभाव से जो है उसके प्रभाव से उसकी हानि से बाहर नहीं आ पा रहा है। और उसका जो मूल कारण है वो है वहाँ की जो कांग्रेस की सरकार है, उनका जो लापरवाही है और उनकी जो भ्रष्टाचार नीतियां हैं। आज भी हमारे लोग जो हैं उस बाढ़ के प्रभाव से जो पीड़ित हैं। मैं आदरणीय और माननीय हमारी जो वित्त मंत्री हैं श्रीमती सीतारमण जी का मैं आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने हमारी हिमाचल की जनता के लिए जो है एक स्पेशल रिलीफ फंड की जो घोषणा की है। हम सब हिमाचल वासियों की तरफ से हम आपका अभिनंदन करते हैं और हम आपका आभार प्रकट करते हैं। महोदय जी, मुझे ये जान के और आपको बताकर इस बात की खुशी भी होती है और खेद भी होता है कि जितना काम पिछले 10 वर्षों में हमारी भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में किया है वो उतना काम हमारे आज़ादी के बाद 60 सालों में भी हिमाचल प्रदेश में नहीं हुआ था। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी धन्यवादी हूँ कि आज मुझे आपने 2024 के इस बजट में अपने विचार